हिंदी भाषा और उसका विकास के अंदर अवहट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर में मिलता है। संदेश रासक अध्यायमाण में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ट माना है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट्ट का उपयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में। कुछ विद्वान इसने भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर राउरवेल रोडकवि। अवहट्ट के 3 भेद माने गए हैं: पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ट के मध्य देशी रूप का उपयोग किया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा। प्राकृत पेंगलम में पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारे ने कर्ता एक की विभक्ति को अवहट्ट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। अपभ्रंश अवहट्ट में घनाक्षरी छंद का उपयोग मिलता है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपई छंद में 15 मात्रा होती है। पुरानी प्रारंभिक हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलते हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पौमचरित में भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीच मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, विधना ऐसी रेन कर भोर कंधो न होय। इस दोहे का रचनाकार सरफुद्दीन बू अली कलंदर मृत्यु 1343 ईस्वी को भी माना जाता है, किंतु बच्चन सिंह और यूजीसी ने दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न के उत्तर के अनुसार इसका रचनाकार अमीर खुसरो को ही माना गया है। हरदेव बहारी ने लिखा, हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कविकृत राउरवेल एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी, खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है और यही 3 भाषाएं ऐसी है जिसकी परंपरा आगे चली है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। तुलना का आधार। अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी। तुलना का आधार में कालगत अंतर। अपभ्रंश 7वीं से 9वीं शताब्दी लगभग, अवहट्ट 9वीं से 11वीं शताब्दी लगभग, पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं शताब्दी लगभग। ध्वनियों का अंतर। आई और औ का प्रयोग। अपभ्रंश में आई और ओ का अभाव। अवहट्ट में ऐ और औ मिलने लगते हैं, यथा बेल, चौड़ा आदि। पुरानी हिंदी में
ऐ और औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, यथा मोर चखे आदि। ऋषि का प्रयोग अपभ्रंश में ऋषि का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन होता है, जैसे कृष्ण, कण्ह, ऋण, ऋण, ग्रह, गेह आदि। अवहट्ट में इसी प्रवृत्ति का और अधिक विकास हुआ। पुरानी हिंदी विकास की यही प्रक्रिया चलती रही। द्वितीयकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। अपभ्रंश संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे चक्र, चक्र, कर्म, कस्म, कम आदि। अवहट्ट क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कम, काम, धम, धाम आदि। पुरानी हिंदी क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का और अधिक विकास हुआ। व्यंजनों के प्रयोग। अपभ्रंश में इसमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है: ड़, ढ़, न, श और श। अवहट्ट में ड़, ढ़ का विकास हुआ, परंतु शेष नहीं। पुरानी हिंदी में श और श का विकास नहीं हुआ, शेष व्यंजनों का विकास हुआ। ट वर्ग की प्रधानता। अपभ्रंश में अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। अवहट्ट में ट वर्ग की व्यापकता है, किंतु सीमित मात्रा में। पुरानी हिंदी में भी अवहट्ट जैसी स्थिति है। छ में परिवर्तन। अपभ्रंश छ का ख हो गया, उदाहरण द्रक्ष का दाख। अवहट्ट में यही प्रवृत्ति बनी रही। पुरानी हिंदी में छ 2 रूपों में विकसित हुआ, ख पश्चिमी रूप तथा छ पूर्वी रूप। उदाहरण लक्ष्मण, लखन पश्चिमी और लक्ष्मण पूर्वी। णा तथा ना की उपलब्धता। अपभ्रंश में णा मिलता है, ना नहीं मिलता। अपभ्रंश में माँ व्यंजन ध्वनि मिलती है। अवहट्ट यही प्रवृत्ति बनी रही। पूर्वी पुरानी हिंदी में ना व पश्चिमी पुरानी हिंदी में णा की व्यापकता दिखाई देती है। अब व्याकरण अंतर। संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। अपभ्रंश में निर्विभक्ति प्रयोग आरंभ हो गए, परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। संस्कृत के 17 और प्राकृत के 12 कारकों से घटकर यहाँ उनकी संख्या 6 ही है। अवहट्ट में यही प्रवृत्ति बनी रही। परसर्गों का विकास और बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने तथा कारण व अपादान के लिए से परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। पुरानी हिंदी में यही प्रवृत्ति बनी रही। परसर्गों का और विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए पर परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। लिंग व्यवस्था। अपभ्रंश में संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की व्यवस्था, यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसकलिंग कहीं कहीं बना रहा। अवहट्ट में 2 लिंगों की व्यवस्था ही बनी रही, नपुंसकलिंग समाप्त हो गया। पुरानी हिंदी में वही स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। और वचन व्यवस्था। अपभ्रंश में द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन एवं बहुवचन बचे। अवहट्ट में वही संज्ञा बहुवचन के लिए न, नी परसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथन, पुहुपुन्ही। पुरानी हिंदी में वही बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन, न प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। उदाहरण बेटा, बेटे पुल्लिंग, सखी, सखियन स्त्रीलिंग। सर्वनाम व्यवस्था। अपभ्रंश में
हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें, मध्यम पुरुष बहुवचनकर्ता। इसके अलावा महार और तुहार जैसे सर्वनाम भी अवहट्ट में। वहीं मेरा, मैं, तुम, वह और उन्हें जैसे सर्वनाम भी दिखाई देने लगे। पुरानी हिंदी में सर्वनाम का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में अत्यधिक आधुनिक हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम दिखाई देते हैं, जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि। विशेषण व्यवस्था अपभ्रंश में संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषता हुआ। उदाहरण 10, 12, 11 आदि। अवहट्ट में कृदंती विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा। आइस, उल्थ, कित्ता जैसे सार्वनासिक विशेषण भी विकसित हुए। पुरानी हिंदी कृदंती विशेषणों की वृद्धि होने लगी। उदाहरण पीतवसन, पीरोवसन। काल संरचना अपभ्रंश में वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में तथा भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्यकाल के लिए दो रूप मिलते हैं, सारूप और हारूप, जैसे चली सही, चली ही। अवहट्ट में कृदंती प्रयोगों की अधिकता है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे। पूर्वी अवहट्ट जात ता रूप वर्तमान काल, चलल ला रूप भूतकाल, खाइब बा रूप भविष्यकाल। पश्चिमी अवहट्ट करंता नता रूप वर्तमान काल, थका का रूप भूतकाल, करही हा रूप भविष्यकाल। पुरानी हिंदी में प्रायः अवहट्ट के समान प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। शब्दकोशी विशेषताएं इसमें तद्भव शब्द। अवहट्ट में तद्भव शब्द सबसे अधिक हैं, क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा में हुआ। अवहट्ट तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे, किंतु उनका अनुपात कम हो गया। पुरानी हिंदी में तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। देशज शब्द अपभ्रंश। देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ, विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किल, किल, खुण, खुण तथा कुछ क्रियाएं जैसे तड़पड़ई, तड़पता है, थक्कई, थकता है। अवहट्ट में देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। पुरानी हिंदी में देशज शब्दों का विकास और बढ़ा। विदेशज शब्द अपभ्रंश में अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ, जैसे कमाल, नौबत, तहसील आदि। अवहट्ट में विदेशज शब्द बढ़ते रहे। पुरानी हिंदी विदेशज शब्दों की मात्रा और बढ़ी। तत्सम शब्द अपभ्रंश में सरलीकरण से पैदा हुई द्रुहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। अवहट्ट प्रायः अपभ्रंश जैसी स्थिति ही बनी रही। पुरानी हिंदी प्रायः अवहट्ट जैसी स्थिति ही बनी रही। अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकासी रचना में इतना बदलाव हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर धूमिल हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण
हार्नले ने किया। हार्नले का आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण वर्ग भाषाएं। पूर्वी गोंडियन भाषाएं पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गोंडियन पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गोंडियन गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गोंडियन मराठी। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण बाहरी उपशाखा। उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा, सिंधी। दक्षिणी समुदाय मराठी। पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य केंद्रीय उपशाखा मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रेडसन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। उदिच्य सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य राजस्थानी, गुजराती। मध्य देशीय पश्चिमी हिंदी। प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। दाक्षिणात्य मराठी। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उद्देश्य सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य गुजराती, मध्य देशीय, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य उड़िया, असमिया, बांग्ला। दाक्षिणात्य मराठी। हरदेव बहारी का वर्गीकरण हिंदी वर्ग। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। हिंदीतर उत्तरी नेपाली। आ हिंदी वर्ग पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी सिंहली, मराठी। पूर्वी उड़िया, बंगला, असमिया। भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। अपभ्रंश आधुनिक निर्मित भाषाएं। अपभ्रंश में ब्राचड़, केकैटक, पैसाची। पश्चिमोत्तरी और आधुनिक निर्मित भाषा में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। अपभ्रंश शोरसेनी मध्यवर्ती, इसमें आधुनिक निर्मित भाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश अर्धमागधी मध्य पूर्वी, आधुनिक निर्मित भाषाएं पूर्वी हिंदी। मागधी पूर्वी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आधुनिक निर्मित भाषाएं। और अपभ्रंश महाराष्ट्रीय दक्षिणी, आधुनिक निर्मित भाषाएं मराठी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं। लहंदा अन्य नाम हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी। लिपि लंडा, शारदा लिपि की एक उपशाखा। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। पंजाबी यह पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे इक, संत, अठ, गड्डी आदि। इसलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानते हैं। पंजाबी अपने परिनिष्ठित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। सिंधी यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी
लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। बोलियां विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी। गुजराती, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती केथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें सिरोरेखा नहीं होती। प्रमुख बोलियां नागरी, सुरती, बम्बईया, काठियावाड़ी, गामडिया। मराठी बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी। लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। असमिया मुख्य बोली विष्णुपुरिया और लिपि बंगला है। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है। बंगाली को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी बंगाली जिसका केंद्र ढाका है, पश्चिमी बंगाली जिसका केंद्र कोलकाता है। साहित्य दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। प्रमुख बोलियां गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि।